हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एमपी सिविल जज मेंस एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल राइटिंग का कोर्स देख रहे थे, जिसमें हमने 4 लेक्चर्स देख लिए थे। काफ़ी टाइम से लेक्चर लाए नहीं थे, तो करंट सिनारियो के ऊपर हम एक नया इशू लेकर आए हैं जो कि लॉकडाउन एंड लीगल प्रोविजन से आपका डील करता है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने लीगल नर्सरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी एप्लीकेशन में आपको एमपी सिविल जज मेंस आर्टिकल राइटिंग का पूरा कोर्स हमने लिस्ट कर दिया है, जो कि इस हिसाब से आपको सारे पीडीएफ्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी आपको ये आर्टिकल्स हैं इनका एक्सेस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस आर्टिकल का जो कोर्स हमने बनाया है तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रखा गया है, और इस वीक 23 तारीख तक एक स्पेशल डिस्काउंट और चल रहा है 20% ऑफ का। तो इफेक्टिवली 320 रुपीज़ में आपको ये आर्टिकल राइटिंग का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि हम 50+ इश्यूज जैसा आपसे कमिटमेंट करा था वैसे उतने आपको मिल जाएंगे। एट प्रेजेंट 47 आर्टिकल्स उसमें अपलोड कर दिए गए हैं। आने वाले 1-2 हफ्ते में पूरे 55-56 के आसपास आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको फ्री वीकली टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो जितना जल्दी हो आप ये कोर्स ले लीजिए, अपनी तैयारी चालू करिए। उसके साथ ही कुछ और भी कोर्सेज एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, जैसे कि हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर लॉज का हम एक कोर्स लेके आए हैं, जो कि जिसमें कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी आपकी। अगर इनकेस क्लासेस मिस हो जाती हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, साथ ही साथ रेगुलर टेस्ट रहेंगे। सिमिलरली सीबीआई एपीओ की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए भी कोर्स लेकर आए हैं। इसमें भी सेम फैसिलिटीज़ रहेगी, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड रेगुलर टेस्ट। टेस्ट पे हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं। टेस्ट पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए उसका पर्टिकुलर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट नहीं हुआ तो ऑल इंडिया लेवल की जो एग्जामिनेशन है, जैसे आपकी सीबीआई एपीओ, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई टॉपिक कवर होता है इमीडिएटली उसका टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ताकि जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग है या कमांड है उस टॉपिक के ऊपर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आप ये भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आर्टिकल राइटिंग का कोर्स हमने बता ही दिया है, ये वहाँ पे लॉन्च है। स्टोर में जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में स्टोर ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लॉकडाउन एंड लीगल प्रोविजंस के ऊपर हमारा आज का आर्टिकल का टॉपिक है। मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करते जाऊंगा, इसलिए रीड भी करूंगा ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं कि जितने आर्टिकल्स आपको ऐप पे भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो सब इंग्लिश में ही है। तो हिंदी मीडियम वालों से ये है कि आप चाहें तो वो कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, ऐसा कोई टफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोर्स लेने के बाद में आपको किसी आर्टिकल के ऊपर किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका हिंदी ऑडियो ट्रांसलेट करके आपको सेंड कर दिया करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। टू ब्रेक द चेन ऑफ द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए, जो इन्फेक्शन रहता है इसको थामने के लिए, रोकने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने इम्पोज करे हैं, गवर्नमेंट ने लगाए हैं। इन रेस्ट्रिक्शंस, दिस रेस्ट्रिक्शंस वर गिवन द नेम ऑफ द लॉकडाउन। जैसा हम सुन रहे हैं, इन रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो रोकथाम है, इसका नाम लॉकडाउन दिया हुआ है। अब लॉकडाउन जो है वो कहीं पे भी हम देखेंगे तो हमारे कानून में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। सीआरपीसी आप उठा के देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, आईपीसी देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको लॉकडाउन वर्ड नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन फिर भी ये जो अपनी अथॉरिटी रहता है या इसका जो इंटरप्रिटेशन है, अनुवाद है, ये हम कानून से ही, उन कानूनों के अंतर्गत ही इसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसओबीडियंस। ये अथॉरिटी किन कानूनों से लेता है उनको डील करेंगे, उनको देखते हैं। सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी, ये क्या बोलता है सेक्शन 188?
कि जो भी डील्स विद डिसओबेइंग एन ऑर्डर पास्ड बाय पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई सरकारी कर्मचारी ने जो अधिकृत है, ऑथोराइज्ड है, उसने कोई ऑर्डर पास करा गया है और उसका डिसओबे हो रहा है, उसकी अवज्ञा हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सेक्शन 188 लागू हो जाएगा। और 188 क्या बोलता है, इम्प्रिजनमेंट देने का अधिकार रखता है, फ्रॉम 1 to 6 मंथ्स, 1 से 6 महीने तक की सजा दे सकता है 188 के अंतर्गत। फॉर दोज वायलेटिंग ऑर्डर पास्ड अंडर द एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, सेक्शन 188 आईपीसी इज प्रोविजन अंडर विच पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। तो एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट, इसको देखेंगे हम अभी आगे, क्योंकि जो भी लॉकडाउन संबंधित प्रोविजंस हैं वो इसी से गवर्न हो रहे हैं, ये मान के चलिए आप, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। तो एक तो हमने देख लिया एपिडेमिक डिसीज एक्ट हो गया, दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसको समझते जाइए, नोट डाउन करते रहिए तो इजी रहेगा। बाकी आप कोर्स लेंगे तो आपको पूरा पीडीएफ मिल ही जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। सेक्शन 51 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2 तरह के पनिशमेंट्स की बात करता है। पहला आपका हो गया ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट और पर्सन ऑथराइज्ड बाय एनी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ अ फंक्शन। कोई सरकारी कर्मचारी को उसके फंक्शन ऑथोराइज करने से रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, जो उसकी ड्यूटी है वो नहीं करने देना। सेकेंडली रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्लाई विद एनी डायरेक्शन गिवन बाय द ऑथोरिटीज, अगर कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसने किसी तरीके का डायरेक्शन दिया है, उसको फॉलो करने से मना करना। तो इन दोनों केसेस में आपको पनिशमेंट प्रोवाइड करी गई है, कितनी, कैन एक्सटेंड टू 1 ईयर ऑन कन्विक्शन और 2 ईयर इफ द रिफ्यूजल लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ्स और इनमेंट डेंजर। अगर आपके कॉम्प्लाई नहीं करने के वजह से या रिफ्यूजल करने की वजह से किसी को जान की हानि हुई है या फिर कोई ज़्यादा डेंजरस चीज़ हो गई है, ठीक है, इमिनेंट डेंजर अराइज हुआ है जिसकी वजह से, तो पनिशमेंट 2 ईयर तक भी हो सकता है। ओके, चलिए पनिशमेंट नहीं याद रखें तो कोई इशू नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं भी लिखें तो चल जाएगा काम, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का नाम लिखना जरूरी है, एपिडेमिक डिसीज का नाम लिखना जरूरी है, और क्या वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो बताना जरूरी है। चलिए आगे समझ लेते हैं। सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी, ये आईपीसी आ गया, 2 एक्ट देख लिए थे, थर्ड आईपीसी देखा, वो क्या बोलता है, प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ 3 ईयर्स और फाइन, 3 साल तक, या फिर जुर्माना या बोथ, काय के लिए, फॉर दोज हु पब्लिश और सर्कुलेट्स एनीथिंग व्हिच इज लाइकली टू कॉज फियर और अलार्म, कोई भी ऐसी चीज पब्लिश करना या अफवाह फैलाना जो कि डर को बढ़ाती है, पब्लिक में डर को क्रिएट करती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 505 आईपीसी आपका 505 आईपीसी अट्रैक्ट होगा। साथ ही साथ सेक्शन 54 अगेन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर सेम चीज हो रही है जो कि पनिशमेंट आपका दे रहा है 1 ईयर तक का। ये भी काय के लिए होगा, सर्कुलेट, वही चीज, अगर कोई झूठी अफवाह फैला रहा है जिससे कि पब्लिक में अफरा तफरी मच रही है या डर पैदा हो रहा है, तो उन कंडीशन में आपका सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों सेक्शंस मिलते जुलते हैं दोनों एक्ट के। उसके साथ फॉल्स क्लेम टू एड, ये क्या बोलता है, फॉल्स क्लेम टू एड, अगर किसी इंसान ने झूठी मदद मांगी है, उसको जरूरत नहीं है और तो भी उसने मदद मांगी है, तो ऐसे कंडीशन में सेक्शन 52 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अट्रैक्ट हो जाता है। वो बोलता है मेक्स अ फॉल्स क्लेम, फॉल्स क्लेम मतलब झूठी क्लेम करता है, फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ, झूठा क्लेम करता है, काय के लिए, एनी रिलीफ, असिस्टेंस, किसी मदद के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, किसी और तरह के फायदे के लिए, फ्रॉम एनी ऑफिशियल अथॉरिटी, उसको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो कर रहा है। जैसे मान लीजिए उसको खाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट खाना सप्लाई कर रही है तो वो उसके लिए क्लेम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये सेक्शन अट्रैक्ट हो सकता है कि जब आपको जरूरत नहीं है तो आप जिनको जरूरत है उनका अधिकार कैसे छीन सकते हैं। सेंटेंस टू मैक्सिमम टू 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन विल बी इम्पोज्ड ऑन द पर्सन, या फिर कोई दवाई वगैरह की जरूरत है तो जो एक्चुअली नीड में है इंसान, उसको जाने के बदले अगर किसी और को जाती है, फॉल्स क्लेम करता है और उसको चली जाती है, तो भी ये सेक्शन अट्रैक्ट हो सकता है। ओके, तो कहाँ तक के लिए, 2 साल तक की सजा दे सकते हैं उसको। आगे, फॉर रिफ्यूजिंग टू डू ड्यूटीज, जो ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट को दी गई है अगर वो उससे मना करता है, तो ऐसे कंडीशन में इन केस ऑफ रिफ्यूज मना करता है या फिर विड्रॉ कर लेता है ऑफ एनी ऑफिसर हु हैज बीन टास्क्ड विद एनी ड्यूटी अंडर द एक्ट,
द ऑफिसर कैन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग टू 1 ईयर। तो ऐसा ऑफिसर जो है उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर उसने रिटर्न परमिशन ली है और उसके बाद में वो मना करता है इसी चीज़ों से, तो और उसको परमिशन मिल गई है तो फिर वो एग्जम्प्ट है ना। परमिशन लेने के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई इस पर नहीं होगी। केस कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट द एक्सप्लिसिट सैंक्शन फ्रॉम द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो हम जानते ही हैं कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट केस तभी इनिशिएट हो सकता है अगर वो पब्लिक सर्वेंट स्टेट के ऑफिसर है तो स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूरी रहेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूरी रहेगी। सीआरपीसी में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान है। आगे, प्रोविजन टू हेल्प, रिफ्यूजिंग टू हेल्प, ठीक है, मदद करने से मना करना। एनी ऑथराइज्ड ऑथोरिटी, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अंडर द एक्ट कैन रिक्विजिट रिसोर्सेज लाइक पर्सन्स एंड मटेरियल रिसोर्सेज, है ना। इन सब चीज़ों की किसी भी इंसान को मदद के लिए बोल सकता है, किसी रिसोर्स की मदद के लिए बोल सकता है, या फिर कोई लैंड और बिल्डिंग को यूटिलाइजेशन में लाने के लिए मदद मांग सकता है ना। किसी गाड़ी की मदद मांग सकता है फॉर एम्बुलेंस वगैरह, या किसी भी और दूसरी तरीके से जो भी वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है उसको डील करने के लिए। ये सारी चीज़ों की अगर उसको आवश्यकता है और वो डिमांड करता है हेल्प की, और कोई पार्टी उसको मना कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में ये अट्रैक्ट होगा और उसके लिए कंपनसेशन, दो देयर इज अ प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अंडर द एक्ट, एनी पर्सन हु डिसओबेज सच ऑर्डर कैन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजन अप टू 1 ईयर। ठीक है, तो ये 188 में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए लीगल शील्ड की बात करते हैं। प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। लीगल शील्ड मतलब प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, पब्लिक अथॉरिटी ने अगर कोई काम करा तो उसका प्रोटेक्शन क्या है। द एक्ट प्रोटेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज फ्रॉम एनी लीगल प्रोसेसेस फॉर एक्शंस दे टुक इन गुड फेथ। ठीक है, गुड फेथ में अगर उन्होंने कोई भी काम करा है तो उसके लिए उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ये नहीं कि उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेंगे। अंडर द एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 2, नो सूट, कोई भी सूट या अदर लीगल प्रोसीडिंग कैन लाई अगेंस्ट एनीथिंग डन इन और इंटेंड टू बी डन इन गुड फेथ। ठीक है, तो किसी तरह का कोई उनके खिलाफ ना सूट फाइल होगा, ना ही कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होगा। यहाँ पे फॉर एनी ऑफेंस अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अ कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस। अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, तो वो कंप्लेंट कहाँ पे होगी। द कंप्लेंट विल इज फाइल्ड बाय द नेशनल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, ये अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो रहेगी, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इन अथॉरिटीज को ही अधिकार है कंप्लेंट फाइल करने का। लेकिन हाउएवर देयर इज अनदर प्रोविजन, एक प्रोविजन और भी है। इफ अ पर्सन, अगर कोई पर्सन फाइल करना चाहता है तो क्या करेगा। द पर्सन हैज टू गिव नोटिस ऑफ 30 डेज और मोर अबाउट एन एलेज्ड ऑफेंस। उस एलेज्ड ऑफेंस की, जो ऑफेंस के लिए वो कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, उसकी 30 दिन का नोटिस उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अबाउट हिज इंटेंशन, कि मैं ये कंप्लेंट फाइल करना चाहता हूं, तो उस इंटेंशन का उसको एक 30 दिन का नोटिस सर्व करना पड़ेगा टू फाइल ए कंप्लेंट, और ही और शी कैन अप्रोच द कोर्ट विच कैन देन टेक कॉग्निजेंस। और ये 30 दिन का नोटिस सर्व करने के बाद में वो कोर्ट जा सकता है और केस फाइल कर सकता है, और केस कोर्ट फिर तब उसका कॉग्निजेंस लेगी। अदरवाइज कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, और कंप्लेंट फाइल तभी होगी जब कंप्लेंट नेशनल, ये जितनी भी अथॉरिटीज हैं ये फाइल करती हैं। ठीक है, क्लियर। आगे, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897, it was invoked recently. It gives sweeping discretionary power to state government to mold restrictions as per need. ठीक है, ये जो है इसको देख लेते हैं। यहाँ तक का जो आर्टिकल था ये मैंने आपको प्रोवाइड करा गया, इसका पीडीएफ आपको है। इतना ही आप एग्जाम में लिखेंगे, मोर देन इनफ, उसके बाहर नहीं लिखें तो भी काम आपका बहुत अच्छे से चल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए, आपके लिए, जैसे एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट हमने 2 बार देखा, वो है क्या, बहुत जरूरी है, इसलिए उसको शॉर्टली समझ लेते हैं कि बोलता क्या है। लेकिन एपिडेमिक डिसीज एक्ट में एपिडेमिक क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये वर्डिंग्स हैं क्या। एपिडेमिक क्या होता है, कुछ डिफरेंशिएशन है वो देख लेते हैं। एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक। जब हमने कोरोना वाला लेक्चर देखा था तब भी मैंने बताया था कि आप चाहें तो इन चीज़ों को देख सकते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। तो एपिडेमिक जो चीज़ होती है वो कोई भी एपिडेमिक डिसीज वहाँ पे होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट हो रहे हों किसी पर्टिकुलर रीजन में।
या फिर कम्युनिटी में, ठीक है। और ये जो अफेक्ट हो रहे हैं, ये जो डिसीज है, ये वो देख रहे हैं कि कम्युनिटी टू कम्युनिटी स्प्रेड हो रही है या रीजन टू रीजन स्प्रेड हो रही है या हो सकती है, धीरे धीरे ऐसी आशंका है कि स्प्रेड हो सकती है, तो उस डिसीज को एपिडेमिक डिसीज कहा जाता है। ये रीजन, कम्युनिटी या कंट्री हो सकता है, ठीक है, और संभावना है इसकी आगे स्प्रेड होने की, ये इन्फेक्शियस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और जब ये इस कैटेगरी से बाहर आ जाएगा तो ये जो एपिडेमिक रहेगी डिसीज, ये क्या बन जाएगी, ग्लोबल बन जाएगी। ये एपिडेमिक डिसीज मोर देन वन कंट्री से ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, ये ग्लोबल डिसीज कहलाएगी। तो यहाँ पे जो पेंडेमिक का मतलब होता है, पैन मतलब ग्लोबल, है ना, तो ये डिसीज एपिडेमिक से बड़ा होके पेंडेमिक बनता है। और एंडेमिक क्या है, एंडेमिक जब ये एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड रहता है, किसी रीजन में, कंट्री में, कम्युनिटी में कन्फाइंड रहता है, तब तक ये एंडेमिक रहता है, ठीक है। इसके असर कम रहते हैं कि ये इससे आगे बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, पहले ये एपिडेमिक बनेगा, उसके बाद पेंडेमिक बनेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। चलिए, सिर्फ समझने के लिए है, समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, कहीं लिखने की जरूरत नहीं एग्जामिनेशन में। नाउ इसमें बहुत ही छोटा एक्ट है ये 1897 का, 4 सेक्शन है बस। तो पहला सेक्शन जो है आपका वो शो टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है, ठीक है। तो ये होल ऑफ इंडिया में अप्लीकेबल होगा, एक्सटेंट इसका रहेगा पूरा। लेकिन 1956 से पहले जो पार्ट बी स्टेट्स हैं उन पे अप्लीकेबल नहीं होगा। ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल लेक्चर देखेंगे तब समझेंगे कि पार्ट बी क्या होता है, 1956 क्यों यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है। दूसरा सेक्शन आपका आ जाएगा ये वाला, पावर टू टेक स्पेशल मेजर एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशन एज टू डेंजरस एपिडेमिक डिसीजेस, ठीक है। तो किसके पास ये अधिकार रहेगा, ये अधिकार स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है, और स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है आपके डीएम को, ठीक है। डीएम को डेलीगेट कर सकती है, और कुछ केसेस में कुछ स्टेट गवर्नमेंट सीएमओ को भी दे सकती है, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है उनके पास में भी ये अधिकार हो सकता है। आप इसको डीएम ही मान के चलें, यूजुअली ये स्टेट गवर्नमेंट डीएम को ही देती है, क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास में रहता है। तो क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट कब दे सकती है, जब भी कोई डिसीज का आउटब्रेक हो, ठीक है, आउटब्रेक हो, और ऑर्डिनरी प्रोविजंस ऑफ लॉ जो रहते हैं, दूसरे प्रोविजंस ऑफ लॉ रहते हैं, वो इनसफिशिएंट हो, तब इसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट के सेक्शन 2 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है, और क्या ला सकती है, रेगुलेशंस ला सकती है, ठीक है, किसी तरह के आपके रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है, स्पेशल मेजर्स ला सकती है। अब ये जो रहते हैं ये टेम्पररी इन नेचर रहता है, जब तक वो डिसीज प्रिवेल हो रही है जिसके लिए ये एक्ट इन्वोक करा गया है, तब तक के लिए ही रहेगा, मतलब ये टेम्पररी इन नेचर रहेगा, टेम्पररी रेगुलेशन रहेगा। और इसी के अंतर्गत जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं ट्रेवल के ऊपर, ठीक है, ट्रेवल के ऊपर लगते हैं कि अगर एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, तो कभी कभी मांगा जाता है कि आपकी आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के आप ट्रेवल करें, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी, ठीक है। या फिर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब आपका आइसोलेशन, क्वारंटीन कैसे करना है, ठीक है, इन सब का जो अधिकार रहता है आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो सेक्शन 2 के अंतर्गत ही मिलता है। ओके, तो क्लियर है, ये सेक्शन 2 की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, और उनके अंतर्गत स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करी गई हैं, इंस्पेक्शन वगैरह की, रेस्ट्रिक्शंस लगाने की, आइसोलेट करने की। नाउ ये जो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 2A है, ये सेक्शन 2A है आपका, और ये बाद में ऐड करा गया है, ये ऐड आपका हुआ है 1920 में। इसमें सेम पावर्स आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रखी है, क्योंकि अगर ये वाला सेक्शन नहीं रहता 2A, तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही पावर रहती, और ऐसे केसेस में कंट्री वाइड जो लॉकडाउन आपका लगा था वो नहीं लग सकता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, इसलिए कंट्री वाइड लॉकडाउन लगा, अदरवाइज ये स्टेट वाइज ही रहता, ठीक है। आगे सेक्शन 3 जो पेनल्टी की बात करता है, ये सेक्शन 3
188 आईपीसी की पेनल्टी की बात करता है कि अगर कोई भी डिसओबे हो रहा है तो 188 आईपीसी में आपको पनिश करा जाएगा, जैसा हमने शुरुआत में देखा था 188 आईपीसी और एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट देखा, ये सेक्शन 3 की बात करता है एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट की। चलिए लास्ट सेक्शन 4 जो है वो प्रोटेक्शन की बात करता है। जैसे हमने लीगल शील्ड देखा था, यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी करता है, ठीक है। और एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट की ये जो बात है सेक्शन 4 के अंदर आती है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में। तो ये हमने शॉर्टली पूरा एपिडेमिक डिसीज एक्ट देखा और छोटा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं, जितना मैंने बताया उतना ही है। चाहें तो आप इसको अपने आंसर्स में बहुत शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं और नहीं करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आर्टिकल के पीडीएफ में प्रोवाइड करा गया है मोर देन इनफ सफिशिएंट है। साथ ही साथ ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपके आईपीसी के, जैसे 269 ये क्या बात करता है, नेग्लिजेंट एक्ट की बात करता है। कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट जो कि डिसीज को, डेंजरस डिसीज जो है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है उसको स्प्रेड कर रहा है, तो उसमें ये सेक्शन आपका अप्लीकेबल हो जाता है। इसमें आपका इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ का रहता है, फाइन रहता है या बोथ। 270 सेम एक्ट हुआ है लेकिन मैलिग्नेंटली हुआ है, जानबूझ के करा गया है ना, 2 साल तक की सजा, फाइन, बोथ। और 271 स्पेसिफिकली डील करता है आपका क्वारंटाइन रूल से, डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल, तो ये 6 महीने की सजा रहेगी। इसको अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर लीगल इशू में आया, आपका लीगल आर्टिकल राइटिंग में आया, तो ये प्रोविजंस जितने ज़्यादा आप लिखेंगे उतना अच्छा आपका आंसर बनेगा। तो इनको जरूर से शामिल कर लीजिएगा अपने आंसर्स में। एक एक लाइन का हेडिंग ही लिख देंगे तो मोर देन इनफ, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नाउ लॉकडाउन तो हमने समझ लिया कि वो अपनी पावर्स कहाँ से डिराइव कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो अधिकार मिल रहे हैं उसको वो एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट से मिल रहे हैं, सेकेंडली आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से मिल रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि आईपीसी के कुछ प्रोविजंस भी अप्लीकेबल होते हैं जो कि पनिशमेंट देने के लिए हैं। उसके साथ ही साथ सीआरपीसी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। सीआरपीसी सेक्शन 144 वो क्या है, कई बार देखने में आता है कि हम लोग लॉकडाउन के साथ साथ वर्ड सुनते हैं कर्फ्यू। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने वाली बात आ जाती है कि लॉकडाउन में और कर्फ्यू में क्या डिफरेंस है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि डिग्री ऑफ सीवियरिटी का डिफरेंस है। जितना सीवियर होगा उतना ज़्यादा इम्पोजिशन उस चीज़ का हो जाएगा, ग्रेविटी जिसकी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो शुरुआत में आपका लगता है 144 लगाने का जो पावर है वो आपके डीएम, एसडीएम और ईएम के पास में है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में है, ठीक है। इसमें 144 लग जाती है आपकी। और कर्फ्यू भी 144 के अंदर ही लगता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली डीएम की पावर रहेगी। छोटा जो अथॉरिटी है एसडीएम वगैरह वो यूजुअली इसको नहीं लगाता है अनलेस एंड अनटिल स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट नहीं कर रही है पावर, तो ठीक है। और लॉकडाउन जो रहेगा वो आपको पता है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, अपने लेवल पे लगाती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। चलिए ये तो हो गया। साथ ही साथ लॉकडाउन और इसमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस और भी है, कर्फ्यू में और लॉकडाउन में। हमने 144 और कर्फ्यू तो समझ लिया, दोनों में क्या है, लॉकडाउन में देख लेते हैं क्या डिफरेंस रहेगा। पेन ढंग से चल नहीं रहा है इसलिए राइटिंग को थोड़ा अवॉइड करिएगा। कि जो कर्फ्यू है क्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत आता है ना, जो कि आपके स्टेट लिस्ट में दे रखा है। तो इसका अधिकार जो है वो टोटली स्टेट गवर्नमेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही ला सकते हैं, हमने देख लिया था एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में। सेकेंडली ये टोटल शटडाउन रहता है, इसमें जो आपकी इसेंशियल सर्विसेज रहती हैं वो भी लगभग बंद ही रहती हैं पूरी तरीके से, और इसमें इसेंशियल सर्विसेज चालू रहती हैं। इसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ
जैसी भी परिस्थिति रहती है उस परिस्थिति में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट रहता है, वो आपको छूट दे सकता है। तो ऐसी कोई इसमें पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट नहीं कि लॉकडाउन में क्या होगा, एज पर द नीड वो उस हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। 144 सीआरपीसी आपका जो है, जब हम सीआरपीसी देखेंगे तब इसको देख लेंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी इतना समझ लीजिए कि जैसे मैंने अथॉरिटीज बताई, डीएम, एसडीएम, ईएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई भी लगा सकता है, और ये इमीडिएट प्रिवेंशन के लिए रहता है। इमीडिएट प्रिवेंशन, किस चीज़ का इमीडिएट प्रिवेंशन? ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, अफरे, राइट, है ना, उस चीज़ के लिए अगर कोई भी डर है, ऐसा डेंजर है, तो उसके लिए लगा सकते हैं। ये 2 महीने का लग सकता है डीएम, एसडीएम, ईएम के एंड पे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको 6 महीने एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें अभी समझने वाली कोई बात है नहीं। तो हमारा जो है आज का लेक्चर था, ये आर्टिकल राइटिंग से भी आपका डील कर लिया, प्लस करंट सिचुएशन जो चल रही है उसमें भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी डेवलप करने के लिए था। बाकी और भी हम लोग लेक्चर लाते रहेंगे आर्टिकल राइटिंग पे, जैसे जैसा हमको ज़रूरत लगेगी और आपकी डिमांड रहेगी उस पर हम लोग आर्टिकल राइटिंग का वीडियो कवर कर लेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी अपडेट आपको समय समय पे मिलती रहे, जो भी हम लोग आपको दें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिए फॉर टाइमली अपडेट्स, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। जो भी कोर्स आपको सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पे दिया जाएगा, और सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी जाएंगी, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। चलिए, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। एग्जामिनेशन आपकी बहुत जल्दी आएंगी सारी, जैसे ही थोड़ी सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है। तो थैंक यू सो मच।